This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां की मनीषी MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था आयुर्वेद के घटक। आयुर्वेद के 6 घटक हैं, तो उन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
तो आयुर्वेद की 6 घटकों में से जो हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसमें पहला है, जैस्मिन सर। हेलो, जैस्मिन सर। जब पहला द्रव्य है, जो 6 घटक हैं उनमें पहला द्रव्य है, दूसरा गुण है, तीसरा कर्म है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, फिर सामान्य और विशेष, और उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं समवाय भाव, समवाय। तो इन 6 घटकों पर हम लोग बात करते हैं। तो उन पर हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग गुण पर बात कर रहे थे। तो गुण 2 तरह के हुए, एक हुए सामान्य गुण, और सामान्य गुण 10 हुए, और एक विशेष हुए, तो विशेष गुण 20 हुए। सामान्य गुणों में जो सामान्य गुण है वो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि उसमें एक है संयोग, एक है विभाग, एक है पृथकत्व, एक है पर, एक है अपर, नहीं सामान्य युक्त, युक्त है, फिर संख्या है, परिमाप है, अभ्यास है, संस्कार है, ये उसके, और पर अपर, ये अवधारणा इतनी है। अब इस पर, इनमें से जो ये हमारा शरीर बना है, 10 हम लोगों ने द्रव्य कहे हैं, और 5 भौतिक हैं और 5 पराभौतिक हैं। तो 5 भौतिक आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब में होगी, हम में भी है, आप में भी है, सब में होगी। लेकिन किसी के अंदर आकाश तत्व अधिक होगा, किसी के अंदर वायु तत्व अधिक होगा, किसी के पास अग्नि तत्व अधिक होगा, किसी के पास जल तत्व अधिक होगा, और किसी के पास पृथ्वी तत्व अधिक होगा। इनके आधार पर उस द्रव्य की पहचान होती है। अगर आप वायु तत्व के अधिक हैं तो वायु तत्व का आपको हो, तो हम लोग कह देते हैं कि इसमें वायु तत्व सर्वाधिक है। तो हमारा जो कैरेक्टर होता है वो वायु तत्व वाला हो जाता है। हमारा जो भी व्यक्तित्व होगा वो वायु तत्व के आधार पर होगा। तो इनसे अब उसी तरह सामान्य गुण सभी में होंगे, सभी द्रव्यों में ये सामान्य गुण होंगे 10। लेकिन किसी में संयोग भाव अधिक होगा, किसी में विभाग भाग अधिक होगा, किसी में आपका पृथकत्व भाव अधिक होगा, किसी में युक्ति भाव अधिक होगा। तो इसके आधार पर भी आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में यह कह दिया गया है कि इन सामान्य में भी यह महत्वपूर्ण है इस द्रव्य के लिए। जैसे हम लोगों ने कहा था कि संयोग जल के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? संयोग सबसे बड़ा भाव जो है जल में होता है, तो जल द्रव्य सबसे अधिक संयोग करता है, इसलिए जल का वो उसमें है। दूसरा विभाग को हमने कहा कि अग्नि में विभाग, उसको विभाग माने अपने को ब्रेक कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे हम लोग कहते हैं कि दवा की पुड़िया को कई भागों में बांट देना, तो दवा सब में है, लेकिन छोटी पुड़िया और बड़ी पुड़िया में अंतर है बस, अदरवाइज कंटेंट वही है। लेकिन पृथकत्व तो सबसे अलग चीज है। पृथकत्व में हम लोग क्या कहते हैं, पृथकत्व सबसे अलग इसलिए है कि पृथकत्व में एक गुण नहीं है, जो दूसरा पदार्थ है, दो एक से पदार्थ दूसरे पदार्थ में अंतर क्या है, उसको सब बस 3 शब्दों में आप समझ लीजिए कि दोनों में अंतर यह है कि पृथकत्व में पहला असंयोग होगा, कि जो जिससे पृथक हो रहा है उसे दोबारा वो संयोग नहीं कर सकता। पृथकत्व माना ये हुआ कि असंयोग, जिनका कभी संयोग दोबारा ना हो सके, वो कहा जाएगा पृथकत्व में। दूसरा विलक्षणता होगी, परस्पर लक्षण, जो एक द्रव्य जिससे द्रव्य अलग हुआ है, उन दोनों द्रव्यों में जो उसका गुण होगा, जो धर्म होगा और जो लक्षण होंगे वो अलग अलग होंगे। तीसरा होगा अनेकता। अब अनेकता में ये एक रूपता का अभाव होगा, जो दोनों एक रूप नहीं होंगे। जबकि विभाग में था, दोनों एक रूप थे। जो छोटी पुड़िया है वो भी एक रूप है, बड़ी वाली पुड़िया में वही सारे गुण है, लेकिन दोनों छोटी है, कोई बड़ी है। तो लेकिन यहाँ पर पृथकत्व में ऐसा नहीं होता। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं युक्ति। तो युक्ति का अर्थ अब इस रूप में कहा गया कि औषधि है। हम क्या युक्त प्रयोग करते हैं, यही हमारा है। युक्ति माने अपने ज्ञान के आधार पर। जैसे मान लीजिए हमने कोई किताब में लिखा हुआ है कि अगर 4, 5 से 3, 6 टोन कर दीजिए,
तो ये हमारा एक किताब जो स्टैंडर्ड किताब हुई, जो स्टैंडर्ड ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को हमको याद रखें, और इस ज्ञान को याद रखने के बाद जब कभी कोई बीमारी हो तो उसमें हम किस औषधि का प्रयोग करें, यह युक्ति है। इसको अधिक जोड़ा गया आकाश से। आकाश से जोड़ने का क्या अर्थ ये नहीं है, लेकिन ये सामान्य रूप से आकाश के साथ अधिक जोड़ा गया है। तो एलोपैथ वगैरह तो अलग है, वहां कहीं जड़ी बूटी है, कहीं केमिकल दिया जा रहा है। केमिकल भी जड़ी बूटी ग्रुप में हो सकती है, तो जड़ी बूटी है और केमिकल है एलोपैथ में और आयुर्वेद में जड़ी बूटी। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम लोग मेथी दाना यूज करते हैं, या मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, या हम लोग कलर करते हैं। तो ये अब ये इस हर यहाँ कहा गया, हम लोगों ने कहा था कि प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई चेतना होगी। हम लोगों ने देखा था कि चेतना है, बहिरंत चेतन था और कुछ अंतश्चेतन थे। तो अंतश्चेतन जो होगा उसमें भी तो अंतर चेतना कोई होगी, तो वो चेतना है। तो उसी तरह वो चेतना अपने आप उसी तरह आपको उस चेतना के आधार पर आपको कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन आता है और बीमारी ठीक होती है। तो ये युक्ति है, युक्ति को इस तरह उन्होंने कहा है। अब ये जो उसका आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है वो सुनिए कि औषध द्रव्यों के चयन में अथवा पथ्य के निर्धारण में, जो ये आयुर्वेद का पॉइंट है, तो वहां तो पथ्य देते थे, यानी वहां कोई औषधि जड़ी बूटी दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि औषध द्रव्यों के चयन और उनके पथ्य माने क्या दें, इसके निर्धारण में जो शास्त्रीय यानी स्टैंडर्ड जो आपको कोई कंसेप्ट है, जैसे हम लोग मानते हैं कि चरक, जो हमारी किताब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की है, चरक 1। अब चरक 1 में मान लीजिए किसी बीमारी को लिखा हुआ है कि 4-5 सीडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। तो ये हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो इसको हमको ज्ञान हो, ये हमको याद रहे, और जब कोई बीमारी आए तो हम इसको प्रयोग करें, ये हमारी युक्ति है, इसको युक्त कहेंगे। तो वही वहां का स्टैंडर्ड दृष्टिकोण होता है, उसे युक्त कहते हैं। कि कौन सा पथ्य, कौन सा द्रव्य यूज करें, ये उपाय है। अब हमारे यहाँ युक्त क्या है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उनको हमको याद रखना है। तो ये युक्त कहलाएगी। पर अपर क्या है, पर अपर, पर और अपर स्पष्ट रूप से जो आयुर्वेद में कहा गया है, दोनों के अर्थ में समानता है। यानी पर का अर्थ भी वही है जो अपर है, और अपर का अर्थ भी वही है जो पर का है। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के उदाहरण पर आप देखिए, पर को पराया के रूप में माना गया। पर को पराया माने दूर, डिस्टल, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल पॉइंट। अपर को कहा गया कि क्लोज, जिसको हम लोग अगर मॉडर्न साइंस की भाषा में कहें तो प्रोक्सिमल। तो अपर माने जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और पर दूर के साथ जुड़ा हुआ है। तो पर और अपर का ये है। अब कोई भी पर अपर, देखिए अगर साइंस की भाषा में बात करें तो जो पर है, अब देखिए पर माने पराया, दूर है, अब अपर बिल्कुल करीब है। तो अपर और पर माने दूर, बहुत दूर। माने एक कोई लोहा लीजिए और एक आयरन रॉड ले लीजिए, तो उस आयरन रॉड में जो एक कण के बगल में दूसरा कण होगा, वो आप हम लोग के हिसाब से अपर होगा, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से अपर होगा। तो वो अपर हुआ। जो सबसे किनारा होगा, दूसरा किनारा, वो पर होगा, पराया होगा, मतलब पर होगा, दूर होगा, डिस्टल होगा। अब अगर कभी इस एक सिरे को गर्म किया जाए तो एक से दूसरे से मिलता 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 अंत में जो पर है वहां से जाकर मिल जाएगा, और पर वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा। अब इसको उल्टा मतलब कर दीजिए और गोलाकार, उसको मोड़ दीजिए और ऐसे गोलाकार बना दीजिए। तो जो अपर था, जो पर था, वो बिल्कुल करीब आ गया इसी पॉइंट के। जो यहाँ एक सिरा था, अगर इसको यूं करके यूं मोड़ दे हम लोग, यूं
इसी को पूरा यूं करके यूं मान लीजिए ऐसे हम लोग का फैला हुआ हो और हम इसको यूं मोड़ दें तो ये तो जो जो सबसे दूर था वो सबसे करीब आ गया। तो इसलिए दोनों धारणा है, लेकिन पर को हम लोग जोड़ते हैं, पर से अलग हुए तो हम लोग तम से जोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं कि पर अधिक संयोग करता है, अधिक सार्थक सिद्ध होता है तम के साथ, और अपर हमारे साथ है यानी आत्मा के साथ। तो पर अपर को दोनों का प्रयोग इस रूप में किया गया है, तो सन्निकट है। दूसरा आप सोचिए, दूसरा एक है सामाजिक रूप में। सामाजिक रूप में हमारे बगल के पड़ोसी वो वैसे तो हमारा अपर है, और हमारे जो कोई रिलेटिव जो होगा, कोई रिलेशन में होगा, जो आपका भाई बंद घर परिवार का आदमी होगा, वो बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर दूर में है, लेकिन वो हम लोग क्या मानते हैं, वो अपर है, और बगल के पड़ोसी को मानते हैं पर है, जो दूर है। लेकिन भौतिक दृष्टि से या भूगोल के हिसाब से वो बिल्कुल अपर है, यानी बिल्कुल करीब है, और हमारा जो दोस्त है वो दूर है, पर है। लेकिन कभी कोई संकट आ जाए तो हमारा जो जिसको हम अपर मान रहे थे वो पहुंच नहीं पाएगा, और जो हमारा पर है वो हमारे पास पहुंच जाएगा। तो ये सारी अवधारणाएं इस रूप में समझाने की है कि इनका प्रयोग जब कभी द्रव्यों के चयन में किया जाएगा, या हम लोग प्रोटोकॉल बनाने में करेंगे। वहां आयुर्वेद में द्रव्य और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रोटोकॉल माने पॉइंट्स माने जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उनमें हम कौन से द्रव्य का या कौन से एनर्जी का प्रयोग करें, इसके संबंध में हम लोगों को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अब संख्या परिमाप क्या है? संख्या जब हम लोग सामान्य और विशेष की अवधारणा में कर रहे थे तो हम लोग ये कह रहे थे कि सभी लोग विशेष हैं, कोई भी सामान्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से कभी भी, चाहे कोई पुरुष हो, कोई नारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, दूसरे से साम्य नहीं रखती है। कहीं ना कहीं उसमें गुणों में अंतर है, लेकिन ये कहा गया था कि सामान्य जांच करने के लिए, सामान्य रूप से ये इसको परिमाप करने के लिए, कहीं संख्या में तय करने के लिए हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम इन लोगों को कहीं ना कहीं किसी विशेष और सामान्य अवधारणा में बांट दें। तो उसमें क्या हुआ कि जो कुछ चीजें कॉमन थी, जो अधिक चीजें मिल रही थी, उनको एक तरह का मान लिया गया। कोई चीज विशेषताएं थी, जो वृक्ष में विशेषता थी, वृक्ष चल नहीं सकते थे तो वो सीधे खड़े होते थे, तो उन्होंने देखा कि ये वृक्ष हैं, ये चलेंगे नहीं, लेकिन ये सीधे ऊपर की ओर, आकाश की ओर उड़ जाएंगे। तो उन्होंने उनको कह दिया कि ये अलग हैं, और जो पशु चल रहे थे जंगल में वो मूवमेंट हो रहा था, तो उनका ये तो मूवमेंट वाले हैं, इनको अलग कर दिया। तो उनको पशु कह दिया, जानवर कह दिया, और उनको कह दिया कि ये पेड़ पौधे हैं। फिर जानवरों में भी कहा कि भाई वो बहुत तेज चल रहे हैं या हिंसक हैं, तो उन्होंने कहा भाई शेर है, भालू है, जो भी है, गीदड़ है। फिर उन्होंने कहा जो घर में रखे जा सकते हैं उनको घरेलू पशु कह दिया। फिर उसी तरह देखा कि चौपाए में है तो वो जानवर हैं, और जो 2 पैर में चल रहे हैं वो मनुष्य हैं। फिर मनुष्य में भी देखा कि कुछ तरह का संरचना है, शारीरिक संरचना है, तो उनका ये नारी है, ये पुरुष है। ये तरह की अवधारणाएं हो गई, तो सामान्य विशेष की अवधारणा हुई। तो संख्या परिमाप क्या है? संख्या, अब हमने जब सामान्य हो गया तो जो सामान्य है उनकी हम संख्या भी गिन सकते हैं, फिर हम जो विशेष है उनकी संख्या गिन सकते हैं। तो ये संख्या, और ये संख्या को जोड़ा गया हमारे यहाँ संख्या काल के साथ। काल में क्या है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन। तो ये जो हमारा काल का समय था, तो काल के साथ संख्या को अधिक रूप से अधिक सार्थक काल संख्या के रूप में है, संख्या के साथ है, इसलिए संख्या को काल के साथ जोड़ दिया गया कि ये हम लोग कर सकते हैं कि भाई कितनी संख्याएं हैं, कितनी 12 महीने हैं, 365 दिन है, 7 हफ्ते में, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इन अवधारणाओं पर हम लोग संख्या की बात करते हैं। फिर उसी तरह परिमाप क्या है?
अब परिमाप को क्या देखा गया भाई, परिमाप को उसी तरह परिमाप आया कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी तत्व है, तो परिमाप को कितना हम नाप ले कि परिधि कितनी है, कितना क्षेत्रफल कितना है, कितना आयतन है इसका, ये सब नाप सकते हैं। तो ये हम लोग उसी तरह कर सकते थे। संख्या में भी हम लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई, साइंटिस्ट ने और वैसा काम किया। तो यानी आयुर्वेद ने भी और साइंटिस्ट ने यानी मॉडर्न साइंस ने भी एक अलग से अवधारणा किया कि भाई आप यूरिन आपका शरीर में रक्त कितना है, कितनी बार यूरिन जाना है, कितना यूरिन आप पानी पीना चाहिए, कितना पानी मतलब यूरिन के रूप में जाना चाहिए, ये सारी चीजें संख्या के रूप में हमको दर्शाती हैं और परिमाप के रूप में हम लोग समझते हैं कि टोटल जो है हम किसको कैसे हम दिन को वो कैसे पृथ्वी को कैसे किसी चीज को नाप सकते हैं। कोई भी हमारा है, आयतन है, क्षेत्रफल है, संख्या, इन सब के आधार पर हम लोग उसको आयतन और क्षेत्रफल इनमें बांट सकते हैं। ये हमारी संख्या और परिमाप की अवधारणा है। सब चीज तय है, जल कितना है पृथ्वी में, कितना शरीर में है, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सब चीजें तय है। अब इसी अवधारणा पर आयुर्वेदिक चक्रिका बनी। तो आयुर्वेद चक्रिका, चाइनीज ने एक साइकिल बनाया था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में ऊर्जा हमारे इस समय पर यहाँ पर आती है और इस समय पर वो ऊर्जा न्यूनतम रहती है। एक समय आती है मतलब अधिकतम रहती है और एक समय हमारा न्यूनतम रहती है। आयुर्वेद ने क्या कहा था, आयुर्वेद ने ये इस अवधारणा पर क्या कि हमारे वात पित्त कफ 3 शक्तियां हैं। तो 3 शक्तियां प्रबल कब रहती हैं, वात कब प्रबल रहेगी, पित्त कब प्रबल रहेगा और कफ प्रबल कब रहेगा। ये उन्होंने निर्धारित किया कि उन्होंने कहा कि शरीर को कंट्रोल करने का यानी शरीर को धारण करने का, शरीर को मतलब बैलेंस में रखने का काम 3 शक्तियां करती हैं। उनको उन्होंने बल कहा और एक को कहा वात, एक को कहा पित्त, एक को कहा कफ। उस अवधारणा पर उन्होंने अपने समय का एक कैलकुलेशन किया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने क्या किया, वही अवधारणा जो चाइनीज में थी, जो प्रोफेसर पार्क जी ने बताई थी, उस अवधारणा पर कैसे कैसे फोर्सेस काम करती हैं, उस अवधारणा पर एक चक्र बनाया और उसमें 3 शक्तियां थी, 24 घंटे थे। तो हम लोग बड़ा सरल हो गया, 8-8 घंटे में बांट दिया गया। तो 12 बजे से शुरू होता है दिन, तो 12 बजे से लेकर के हम लोगों ने 12 बजे से 8-8 घंटे का, तो 12 से 8, 8 से 4 और 4 से 12, ये 3 बहुत हो गया। तो पहला वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ, ये अवधारणा हो गई। और यही पाया गया, इसी आधार पर पाया गया कि भाई शाम को रात में जब होते हैं तो आपका कफ प्रबल होता है तो आपको नींद आती है, दिन में पित्त प्रबल होता है तो आपका पाचन शक्ति बढ़ती है, वात के समय में आपका ज्ञान बढ़ता है क्योंकि वो ब्रेन के कंट्रोलर है। वात कंट्रोलर ब्रेन है, वात ही क्रिएशन है, वात क्रिएट करता है, फर्स्ट क्रिएशन वात करता है। इसलिए उन्होंने एक चक्रिका में 8-8 घंटे बांटा और फिर देखा कि हम लोगों ने फिर अवधारणा याद करिए। हम लोगों ने कहा कि चाइनीज ने भी कहा, हमने भी कहा कि कोई भी द्रव्य है तो उसमें 3 शक्तियां होंगी। अगर कोई भी, जैसे हमारा शरीर एक द्रव्य है और मैं कोई द्रव्य के रूप में हूं, तो मैं आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी, काल है, दिशा, मन, आत्मा, तम सब है। उसी तरह अगर वात पित्त कफ है तो मेरे अंदर 3 चीजें हैं, वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। तो किसी भी द्रव्य में 3 चीजें हैं। तो वैसे ही जो 24 घंटे का चक्रिका बना रहे थे, सर्किल बना रहे थे, साइकिल बना रहे थे, तो साइकिल में 3 चीजें होनी चाहिए। तो हमने कहा 8 घंटे वात के हैं, 8 घंटे पित्त के हैं, 8 घंटे कफ। तो वात में भी वात भी होगा, पित्त भी होगा, कफ भी होगा। फिर पित्त में पित्त भी होगा, कफ भी होगा, वात भी होगा। फिर कफ में कफ भी होगा, वात भी होगा, पित्त होगा, 3 चीजें होंगी। तो इस अवधारणा पर न्याय की दृष्टि से कहा गया कि जो जिसमें प्रबल है उसको समय अधिक दीजिए। तो इसलिए वात में जो वात आया, पहला वात में वात आएगा, तो वात में वात आया उसको 4 घंटे दे दिए गए और शेष को 2-2 घंटे लौट कर दिए गए। तो वात में पित्त 2 घंटे, वात में कफ
2 घंटे। तो ये हमको 12 से 8 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले 4 घंटे वात के, बाद के 2 घंटे पित्त के, वात पित्त के, और तीसरा वात कफ के। फिर जब पित्त की बात आई तो पित्त, जो पित्त के घंटे 8 थे, 4 से 8 बजे से 4 बजे शाम तक, तो उसमें पहले 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे पित्त के वात को दे रहे थे, तो पित्त में से पहला वात आएगा तो 2 घंटे, पित्त में पित्त 4 घंटे, तो वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हो गया। और उसके बाद हमारा पित्त में कफ, वो हमारा 2 घंटे का समय लास्ट वाला हो गया। फिर कफ आया, कफ 8 बजे रात से शुरू हुआ और 12 बजे रात तक, नहीं 4 बजे रात से शुरू हुआ और 12 बजे तक हुआ, 8 घंटे का। तो उसमें पहला कफ है, तो कफ में पहले वात आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर कफ में कफ आएगा। तो वात, कफ में वात में 2 घंटे, पहले 2 घंटे, फिर बाद में 2 घंटे पित्त के, वात में पित्त, वो कफ में पित्त, और बाद में कफ, वो हो गया हमारा रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय। तो ये हम लोगों का इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने काल में किया। ये उसी का वो है, आप इसको पढ़िएगा। तो जो पित्त में पित्त था, अब समझ लीजिए क्या पित्त में पित्त है, यानी पित्त माने पाचन में सहयोग होता है। तो जो पित्त में पित्त जब आएगा, उसमें जो भोजन लेंगे वो आपका अधिक बचेगा। तीसरा, कफ में कफ जो होगा वो सबसे गहन निंदा का समय होगा, क्योंकि कफ में तंद्रा आएगी, तो कफ में कफ। और वात में जो वात आ रहा है, देखिए वात में वात कब आया, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का। तो 12 बजे से 4 बजे तक समय जो वात में वात हुआ, ये हमारे ध्यान, चिंतन, मनन, इन सब का हुआ। और जब वात में कफ आएगा तो स्टूल पास होना चाहिए, क्योंकि कफ सरकाने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ये अवधारणा इसी वात चक्रिका के आधार पर हुई। तो ये हम लोग का चक्र हो गया। फिर अभ्यास और संस्कार। तो अभ्यास संस्कार क्या है? अभ्यास और संस्कार में बहुत अंतर है, पहले ये समझ लीजिएगा। अभ्यास और संस्कार में अंतर है। अभ्यास को जोड़ा गया सेरेबेलम से, यानी हम दिशा से, और संस्कार को जोड़ा गया मन से। अभ्यास माने हुआ कि जब हम दैनिक दिनचर्या जो शुरू करते हैं, तो इसके आधार पर हम अपनी दैनिक कार्यकलापों के माध्यम से ब्रेन को सिखाते हैं कि हमको सवेरे नाश्ता करना है, हमको टहलने जाना है, हमको पढ़ना है, हमको लिखना है, हमको स्कूल जाना है, हमको कॉलेज जाना है, हमारा वहां पर लेक्चर है। ये सारी चीजें आप ब्रेन को सिखाते हैं। तो वो जो नर्वस सिस्टम है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से नर्वस सिस्टम है, हमारे यहाँ दिशा मन है, वो सब सीखता है। तो अभ्यास माने जो चीजें आप व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, उसको ब्रेन को सिखाते हैं, और वही धीरे धीरे करके आपके अभ्यास हो जाता है। और जब कभी आप आंख बंद करके भी, उस समय आप कोई समय आपका हो, तो आप आंख बंद कर भी बता सकते हैं कि ये मुझे पढ़ने का समय है, ये मेरा, क्योंकि वो आपके आदत में शामिल हो गया। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। यही अभ्यास से हमारा कोई भी चीजें हैं, हम अपने को परिष्कृत करते हैं। तो यहाँ भी परिष्करण है, ऐसा नहीं, अभ्यास में भी परिष्करण शामिल है, इनहेरेंट है। आप भले न माने, इनहेरेंट है, उसमें छिपा हुआ है। क्योंकि जब हम सूर्योदय के साथ उठते हैं, तो हम कुछ चीजें अर्जित करते हैं। हमने अभ्यास तो कर लिया कि अब सवेरे 6 बजे उठे, हमने सूर्य देव के दर्शन किए, हमने दर्शन किए, तो ये तो हमारा रूटीन हुआ, अभ्यास हुआ। लेकिन क्या इससे कोई परिष्करण, परिमार्जन नहीं हुआ? हम कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने को चैतन्य दिख रहे हैं, अपने को अधिक एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अभ्यास के माध्यम से भी। लेकिन संस्कार बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट माने और अधिक उदात्त है। डिफरेंट मतलब और अधिक उदात्त। अभ्यास में उतने गुणों की सृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन संस्कार माने ये हुआ कि यह जो अभ्यास है, ये जब आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छा जा रहे हैं, आप कोई अध्ययन कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म। तो आपने पढ़ा, पढ़ने का समय हुआ आपका, अहिंसा धर्म परमो धर्म है, तो ये आपका अभ्यास हुआ।
लेकिन जब आप संस्कार की बात करेंगे तो ये अहिंसा परमो धर्म है, आपके जीवन का अनिवार्य अंग हो गया, ये संस्कार हुआ। हमने अपने को और अधिक परिष्कृत किया, उन शब्दों को पढ़ करके उनमें शब्दों में जो निहित अर्थ है उसकी व्यापकता को पर बहस किया और विचार किया, और विचार करने के बाद हमने कहा कि हमको अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। वहां लिखा हुआ कि सत्य बोलना चाहिए, हमने पढ़ा, अभ्यास है हमारा, हम पढ़ रहे हैं, हमारा अभ्यास है ये हमने। लेकिन हो सकता है अभ्यास में उतना हमारा परिष्करण न हो, लेकिन अब संस्कार का मतलब यह है कि हमारा अहिंसा परमो धर्म के साथ जब हम बोलते हैं कि सत्य बोलना, सच बोलना जीवन का धर्म है, तो वो सच बोलना जीवन का धर्म है। यही अगर हम सच बोलना शुरू कर दे रहे हैं तो ये हम अधिक संस्कारित होते जा रहे हैं, यानी हमारा परिष्करण होते जा रहा है, ये हमारा संस्कार है। तो संस्कार को इसमें थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करना है अभ्यास से संस्कार में, ठीक है। अब तो हम लोगों ने इसमें हम लोग 10 कर लिए, ठीक। अब हम लोग आ रहे हैं, अब थोड़ा सा बता दें फिर हम लोग उसमें आ जाएंगे। तो जो आयुर्वेद है, आप लोग कभी नहीं आयुर्वेद पढ़ेंगे नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि पढ़े ही चरक संहिता को, आपको जरूरी नहीं कि पढ़े, क्योंकि चरक संहिता हमारे कोर्स में नहीं है। तो लेकिन अब हम थोड़ा सा क्यों जान लीजिए, बस अधिक नहीं, क्योंकि ये कभी यूज हो जाएगा तो आपके लिए। आयुर्वेद में 8 अंग हैं जिनसे हम लोग मानते हैं, और भारतीय दर्शन मानता है या भारतीय चिकित्सा पद्धति मानती है कि इससे बहुत चीजें डेवलप हुई हैं और चिकित्साएं इसी से डेवलप हुई। चिकित्सा पद्धति इसी वो सबकी जननी है। कैसी जननी है? आयुर्वेद में जो 8 अंग है उनमें पहला अंग है काय चिकित्सा, इसको जनरल मेडिसिन बोलते हैं। जनरल मेडिसिन ये कैसे, आप जैसे होता है ना कि कोई भी पहुंच गया कि हमको बुखार हुआ तो ये उनका कि हमारा पैर दर्द कर रहा तो उनके लिए, तो ये जनरल मेडिसिन जो है काय चिकित्सा कहलाती है। दूसरा अंग है उसका शालाक्य चिकित्सा। शालाक्य चिकित्सा में क्या, डिजीज ऑफ ईयर, थ्रोट एंड नोज। हम लोग वहां क्या कह देते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, तो ईएनटी वो शालाक्य चिकित्सा है, आयुर्वेद का अंग है। तीसरा है शल्यापहार्तक, यानी सर्जरी। तो सर्जरी जो आई वो सर्जरी वहां पहले वहां भी थी, तो सर्जरी वहां भी, तो उसी सर्जरी डेवलप हुई। चौथा हुआ विषगर वैरोधिक प्रशमन, इसको अंगत तंत्र कहा गया और इसको टॉक्सिकोलॉजी कहा गया। टॉक्सिकोलॉजी यानी केमिकल का असर के, जैसे होता है कोई दवा डाल दिया, कोई जहर दे दिया, कुछ दे दिया, तो वो उसका असर कितना होता है, ये उस अंग में है। पांचवा है भूत विद्या, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी भी पढ़ना आना चाहिए, वो आयुर्वेद के अंगों में है। फिर छठवां है कौमार भृत्य, यानी पीडियाट्रिक्स, जो आप डॉक्टर बनते हैं बाद में कि छोटे बच्चों का इलाज करते हैं वो। फिर सातवां है रसायन, साइंस ऑफ रिजुविनेशन, यानी मन और आत्मा और शरीर को कैसे नया रूप दिया जाए, यानी मालिश किया जाए या इन सब का जो है कि मालिश से इनसे परिवर्तन कैसे किया जाए मन और आत्मा शरीर को सबको। फिर 8वां है वाजीकरण। वाजीकरण ये है सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए जो दवाई दी जाए, औषध दी जाए, वो ये है। तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं। अब जो हमारी चरक संहिता है उसमें 120 अध्याय हैं, ये कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि पढ़ने में आएगा। 120 अध्याय हैं, तो वहां पर स्थान कहा गया है उनको, स्थान, स्पेस, स्थान मतलब जगह। तो श्लोक जो हुए हैं शुरू में उनको सूत्र स्थान कहा गया है, तो उसके 30 अध्याय हैं टोटल। इसमें 120 अध्याय हैं चरक संहिता में। फिर दूसरा निदान स्थान, निदान माने हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, उसका उसमें 8 अध्याय हैं। फिर तीसरा विमान स्थान है, यानी कैसे औषध का वर्णन है, ये विमान स्थान है, इसके 8 अध्याय हैं। फिर शारीर स्थान है, तो इसमें पुरुष, जो पुरुष हम बोलते हैं खाद्य चेतना षष्ठा धातु है पुरुष स्मृता, तो उस पुरुष और शरीर का वर्णन है, उसमें 8 अध्याय हैं। फिर इंद्रिय स्थान, यानी प्राणवान कैसे हो सकते हैं, इसके 12 अध्याय हैं। फिर चिकित्सा अध्याय, जो चिकित्सा के बारे में बताया गया वो 30 अध्याय हैं। फिर कल्प स्थान, वमन
वोमिटिंग वाले जो हैं इसको 12 अध्याय हैं, और फिर सिद्धि स्थान है जो स्वास्थ्य लाभ कैसे किया जाए इसके 12 अध्याय हैं। तो इस तरह 120 अध्याय में चरक संहिता बटी हुई है। नाउ वी कम टू आयुर्वेद के जो गुण हैं उनकी बात कर रहे हैं। गुण हमारे जो विशेष गुण हैं उन पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये पहले होगा शायद। ये 20 विशेष गुण हैं। गुरु अनुलग, यानी ये जो गुरु अनुलग कंसेप्ट है, तो यहाँ पर हम लोग करें ये याद रखें कि ये किसके यूज में क्या यूज कर रहे थे, इसको हम लोग यूज कर रहे थे आयुर्वेद में। ये तो आयुर्वेद के हैं, ये सिद्धांत आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नहीं है, ये आयुर्वेद के हैं। गुरु अनुलग यानी जिन पदार्थों को सेवन से, जिन पदार्थों के प्रयोग से, खाने से, पीने से हमारे शरीर का भारी हो वो गुरु, और हमारा शरीर हल्का हो वो लघु। तो यानी हल्का कोई ऐसी रसायन हम पिए जिससे हमारा शरीर मोटा होने लगे, भारी होने लगे, वजन बढ़ने लगे, तो हमारा गुरु है। और हल्कापन का एहसास हो तो है। कोई भी चीज हो, अगर हम चल रहे हैं, अगर हम वायु का अधिक सेवन करें तो लघु हो जाएंगे, हम मूवमेंट अधिक करेंगे तो लघु हो जाएंगे, हम कम मूवमेंट करेंगे तो गुरु हो जाएंगे, हम खाना खा के लेट जाएंगे तो गुरु हो जाएंगे, हम खाना खा के चलेंगे तो हमारे लघु रहेंगे। दूसरा, अब जैसे इस पर नहीं है कि वो कितना बड़ा है, कितना वो है, उसका वो कोई दाना भी हो, जैसे मान लीजिए काली मिर्च है, काली मिर्च बहुत गर्म होती है छोटी, तो अल्टीमेटली वो क्या है, आग्नेय टाइप की है। तो यानी ऐसे द्रव्यों के सेवन से अगर भारी लघुता आ रही है तो वो उसकी ओर इशारा कर रहा है। तो ये इसलिए गुरु और लघु का अर्थ आपके हल्के भारीपन से है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा और मोटा हो, और पदार्थ नहीं, पदार्थ के सेवन से क्या होता है ये। अब पराभौतिक देखिए, गुरु माने कहते हैं गुरु हमारे गुरु हैं आप, यानी गुरु तो यानी आपसे श्रेष्ठ, लघु उससे आप कम श्रेष्ठ हैं, तो कहते हैं गुरु हमारे हैं। तो यानी गुरुता, ये गुरुता है। फादर और बेटे में अगर कोई कहे तो फादर गुरु है, मदर गुरु है, उसने सिखाया है, तो ये संबंध में है। तो इन सब में ये उस तरह का, इसका प्रयोग कहाँ करना है, जब हम लोग करते हैं तो हम लोग गुरु में हम लोग बोलते हैं गुरु शरीर हो रहा है, तो हम कहेंगे 4 5 8 3 6 2। हम क्यों कहते हैं, हम कहते हैं कि इसमें गुरुता बढ़ रही है, तो यानी कफ बढ़ रहा है। हम लोग मानते हैं कफ बढ़ रहा है तो कम करिए, क्योंकि उसमें 4 5 लगा हुआ। 5 माने गुरु। गुरु किसका है, देखिए तुरंत समझे, गुरु किसका वो है, गुरु है पृथ्वी का, तो पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है तो गुरु हो जाएगा। लघुता क्या है, लघुता में आप देखिए वायु का है, वायु लघु है, ये सब चीजें। तो उसी तरह हम लोगों का ये समझना है। दूसरा, सर और स्थिर। अब सरत तो क्या है, सरत माने मूवमेंट, तेजी से मूवमेंट, और स्थिरता माने क्या है, स्टेबिलिटी। स्थिरता स्वभाव किसका है, पृथ्वी का। चलना स्वभाव किसका है, वायु का। यानी जो चीज शरीर में, जो अंग चलने वाले हो, जैसे ब्रेन को फंक्शन होना चाहिए, सरता होनी चाहिए। और हड्डियों में जो हमारी कुछ हड्डियां हैं वो बिल्कुल स्थिर रहती है, तो हड्डियों में स्थिरता होनी चाहिए। इसीलिए पृथ्वी तत्व है वो, तो पृथ्वी तत्व में स्थिरता होनी चाहिए, उनका मूवमेंट नहीं होता है। कुछ चीजों में मूवमेंट होना चाहिए, जैसे पैर जब चलने वाले हो तो चले, लेकिन पैर जड़ होने लगे तो मुश्किल काम है, तो गलत, तो भी हमारी बीमारी आ रही है। तो इसलिए हम लोग चर और उसको, उसी तरह हमारा अंदर, शरीर के अंदर सारा मूवमेंट है, हार्ट का मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन का मूवमेंट है, सबका मूवमेंट है, और सब तय है कि कितना होना चाहिए, कितना तेज होना चाहिए, सबकी स्पीड तय है। यानी अगर वो स्पीड बढ़ जाए तो भी गड़बड़, कम हो जाए तो भी गड़बड़,
जो चीजें स्थिर है वो चलने लगे तो गड़बड़, और वो जो चीज चलने वाली हो वो स्थिर हो जाए, जैसे पैरों का मूवमेंट हो, आपका जो जोड़ है वो वजन उठाने मतलब चलने से मना कर दे, तो हमको भी करना है कि 4 5 हमारे पास है, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये स्थिर और स्थिर का इस रूप में हमको देखना है कि भाई कैसे, ये इसके आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई अगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो उनको मूवमेंट बढ़ाना है। पृथ्वी तत्व का व्यक्ति है वो बहुत तेज नहीं चलेगा, लेकिन जो वायु तत्व का है बहुत तेज चलेगा। तो जैसे हम लोग चाइनीज में हम लोगों ने कहा कि जो ये गुण है इसके हिसाब से हम लोग मान लेंगे, वैसे यहाँ भी वही गुण है कि अगर कोई पृथ्वी तत्व का व्यक्ति चलने लगे तो पतला हो जाएगा, वो खूब चलेगा तो पतला हो जाएगा, और जो उसका वायु तत्व का व्यक्ति है वो चलना बंद कर दे तो वो गुरु हो जाएगा। शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, अब शीतलता उष्णता उसी रूप में है जो आपको आग्नेय में और जली में है। आग्नेय उष्ण वाले होते हैं। उष्ण किसका कैरेक्टर है, हम लोगों ने देखा था कि उष्ण जो गुण है वो अग्नि का गुण है, शीतलता हमने देखा था जल का गुण है। तो शीतलता उष्णता इसी में से, इसी की पहचान हम लोग ने क्यों पढ़ा उसको, क्योंकि इसी के आधार पर हम तय करेंगे कि भाई शीतलता बढ़ी है कि उष्णता बढ़ी है। तो हम लोग शरीर के अंदर क्या है, दो तरह के केमिकल हैं, एक केमिकल आग्नेय है और एक है कमाग्नेय या शीतल शीतल। तो हम लोग उसको और बांट देते हैं, हम लोग कहते हैं कि एक एसिडिक है और एक एल्कलाइन है। तो जो एसिडिक है वो उष्णीय है और जो एल्कलाइन है वो हमारे शीत है। हमारे बहुत से जो एंजाइम्स है वो अधिकांशतः जो है वो उष्णीय है, उष्ण कैरेक्टर के हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर है कि इतना हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तो वो उतना अगर नहीं हो रहा है और शीतलता की ओर बढ़ रहा है तो बीमारी आ जाएगी, और अगर उष्णता और गर्म हो रहा है तो हमारी बीमारी है, बुखार हम लोग कह देते हैं। तो वो टेम्परेचर भी तय करेगा कि शीत उष्ण आपका शरीर शीतल है कि शीत की तरफ जा रहा है कि उष्ण जा रहा है। दूसरा हार्मोन्स, भाई हर जगह का टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर सलाइवा है वो हम लोग उसको साइंस की भाषा में पीएच बोल देते हैं। पीएच का संबंध भी शीत और उष्ण से है, क्यों पीएच अगर आपका 7 से कम होगा तो आपका उष्ण नहीं हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो शीतल हो जाएगा। जो हमारे एल्कलाइन है वो हमारे शीतल वाले हैं, और जो हमारे एसिडिक हैं वो हमारे उष्ण हैं। तो हम लोग बैलेंस की बात हम लोग करते हैं ना, तो इसलिए अब पीएच देखिएगा, पीएच हम लोग कह रहे हैं कि सलाइवा का पीएच हमारा क्या है, एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक मतलब 7 से कम होना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि 6.3 से 6.8 तक वो होता है नॉर्मली। फिर HCl जो स्टमक में है वो बहुत हाईली एसिडिक होना चाहिए, तो उसका बहुत कम 1.2 के आसपास, 1.2 से 2 के आसपास। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर वो इसका इंटेस्टाइनल होना चाहिए था, इंटेस्टाइनल जूस उनका जो है लगभग यही क्या कहते हैं बिल्कुल सम के बीच में होना चाहिए, यानी 6.8 से 7.2 या 4 तक ऐसे होना चाहिए, यानी उसी तरह बीच का होना चाहिए। अब पराभौतिक में क्या है, पराभौतिक में भी हम लोग पराभौतिक भी जानते हैं ना। पराभौतिक में क्या है, पराभौतिक में उष्ण माने गर्म मिजाज का आदमी, बोलते हैं गर्म मिजाज का आदमी है भाई, जाइएगा मिलिएगा तो गर्म मिजाजी समझ में आएगी, बहुत तेज गर्म है, बहुत तेज है। तो ये जो तत्काल नाराज हो जाना, ये होना, ये उष्ण स्वभाव है। शीतल रहना, आप टेम्परामेंट के आप आए, आपकी बात सुनी, ठीक है हम देखते हैं इसको। और अगर कोई आया, आप मेरे पास क्यों चले आए, आपको किसने कहा था आने के लिए, मैंने तो बुलाया नहीं था,
ये जो आप बात कर रहे हैं वो आपका उष्णीय स्वभाव है, आपके अंदर हीट अधिक है, वो कंसेप्ट बता रहा। तो हमको तुरंत समझ जाना है, ऐसा बोलने लगे तो हम लोग का संबंध, हम लोग समझ जाएंगे कि भैया ये उष्णीय स्वभाव का है, इसका चार टोन करना है, 3 घटाना है। क्लियर ना? 3 को घटाइए और 4 को बढ़ा दीजिए। गुस्सा करना, गुस्सा स्वभाव है सब, लीवर कहते हैं ना, लीवर में बहुत गुस्सा है, तो उसका हमेशा होगा 3 से 4 टोन। स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध रुक्ष दोनों गुण भौतिक पराभौतिक दोनों में है। अब स्निग्ध माने होता त्वचा, जैसे स्निग्ध माने होता त्वचा स्निग्ध होनी चाहिए, तो चिकनी, खुरदरी नहीं होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए। रुक्ष माने खुरदरी, रफ, रफ जो है, तो रफ ना होकर के खुरदरी स्निग्ध होनी चाहिए। तो ये स्निग्धता जो है जलीय है, जल से मिलती है। और रुक्ष किससे मिलता है? रुक्ष हम लोगों ने पढ़ा है वायु और अग्नि में, रुक्षता वायु और अग्नि का है। तो ये हमारा त्वचा को कोई स्पर्श करे तो स्निग्ध हो, तो बोले स्निग्ध त्वचा है। और कहीं बड़ी रूखी त्वचा है तो रुक्ष। यही रुक्ष आगे बदल जाए खरता में, अगर बहुत रुक्ष हो जाएगी तो टेढ़ापन आने लगेगा हड्डियों में, हड्डियां अगर बहुत अधिक रुक्ष हो जाए तो धीरे धीरे टेढ़ापन आने लगेगा, टेढ़ी हो जाएंगी। तो यानी और यही जलीय, पैरों में, जोड़ों में जलीय चीज होती है, तो रुक्ष वो स्निग्ध होगी तो क्या करेगी? आपको लुब्रिकेट करेगी, साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन यही कम हो जाए फ्लूइड तो कट कट की आवाज आएगी। तो वहां बढ़ाना है आपको 4 टोन 3 सीडेड करना है। 2 भी कर सकते हैं, 2 3 सीडेड, 4 टोन, 1 4 टोन कर सकते हैं। तो ये फिर स्टूल पास होने में म्यूकस ग्लैंड्स सिक्रेट करती हैं, तो उससे सरकता है, उसमें कफ होता है तो कफ सरकाता है। तो सरकना वाला होना चाहिए तो ठीक है, अगर कफ अधिक हो जाएगा तो अधिक सरकेगा, वो भी नहीं ठीक है। लेकिन अगर कफ बिल्कुल नहीं होगा तो स्टूल हार्ड स्टूल हो जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। खर और श्लेष्म, तो यही बता रहे हैं कि पहले आपका जो अगर कोई चीज है रुक्ष हुई है तो वही आगे बढ़ जाएगी तो खर हो जाएगी। श्लेष्म माने काफी चिकनी, श्लेष्म काफी चिकनी और अप्रतिघात वाली, कोई मतलब उसमें जैसे होता है ना फ्रिक्शन होता है, तो पृथ्वी आकर्षण क्या होता है, जब आप पैर में रखते हैं तो आपको पृथ्वी बांध देती है, तो उसके अगेंस्ट में आपको फिसलना हो तो आपको साबुन पानी कुछ लगाना पड़ेगा, तभी उससे मूवमेंट वाली होगी, नहीं तो मूवमेंट नहीं करेगी, वो रोकेगी आपको। तो ये जो है गुण वो भी जली है, सूक्ष्म जल का उसमें है, ये आपको मूवमेंट करता है। लेकिन जब तक जल न मिलाए, बहुत चीजों में होता है कि जब तक जल न मिलाए तब तक वो सूक्ष्म नहीं बन सकती, रोटी नहीं बन सकती आपको बिना सूक्ष्म के होने, क्योंकि उसको पानी मिलाना पड़ेगा, वो पार्थिव है, और पार्थिव के साथ आप जल मिलाएंगे तो वो सूक्ष्म थोड़ा बनेगी, थोड़ा चिकनाहट उसमें आएगी, और उसके आधार पर कोई चीज परिवर्तन हो सकेगा, नहीं तो कॉम्प्रोमाइजिंग। उसी तरह पराभौतिक में जो सूक्ष्म होगा वो कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है, और कॉम्प्रोमाइजिंग गुण है, दुर्गुण नहीं है। ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्रोमाइजिंग जो होता है वो बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीजों स्थितियों के बीच में एक मध्यस्थता तलाशता है कि यह जो काम होगा इस रूप में हो सकता है तो बेटर होगा, दोनों के लिए हितकारी होगा, ना किसी को नुकसान न किसी का फायदा। ठीक है। और अगर खर होगा तो कहीं बड़ा खर आदमी है तुरंत बोल देगा कि आप मेरे पास क्यों चले हो, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता आपका। और शख्स होगा तो कहेगा कि वैसे तो मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप आए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं मैं अगर आपकी बात कह सकूं या कम्युनिकेट कर सकूं या करा सकूं तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो आपने काम कर दिया, हो सकता काम तभी ना करा पाए। तो वचनों में क्या दृढ़ता है ना, कहते हैं कि हस्तादप्न दातव्यम, मतलब हाथ से नहीं देना है, हस्तादप्न दातव्यम, और गृहादप्न दीयते, घर से कुछ देना भी नहीं है, परोपकारार्थाय
वचने का दृढ़ता, परोपकार के लिए वचन में क्या दृढ़ता, सबको अच्छे विचारों से अवगत कराएंगे तो आपको तीव्र मंद। अब तीव्र मंद वाला वही है जैसा कि उष्ण वाला था, तो तीव्र जो है वो हमेशा वो उष्णी होगा, और जो मंद होगा, मंद किसका गुण है? जल का। तीव्र किसका गुण है? तीक्ष्ण, अग्नि का। तो यानी आग्नेय जो होगा वो तीव्र होगा, और जो मंद होगा वो आपका जली होगा। तो दोनों में है साम्यता। अब ये हमारे यहाँ मॉडर्न साइंस में जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं? ये खुद किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ये क्रिया को तेज कर देते हैं, या ये अगर ना हो तो क्रिया मंद हो जाएगी। तो इसलिए इनका यूज है तीव्र कर देना क्रिया को, खुद नहीं ये भाग लेते हैं। तो ये उनको तीव्रता बढ़ाने के लिए इनको यूज किया जाता है। अगर खुजली हो रही है तो ये तीव्र है, यानी आग्नेय हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं अग्नि तत्व है, तो उसमें अग्नि को सिडेट करना है और जल को टोन करना है। मंद है तो आपको बढ़ाना है उसको, यानी मंद है, कोई चीज कम हो गई तो इनका मतलब अंदर की हीट कम हो गई है, तो हीट के लिए टोन करना है। हीट को मतलब 3 नंबर को टोन करिए और 4 को घटाइए अगर कोई चीज मंद चल रही है। तो स्थूल और सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म और स्थूल क्या है? सूक्ष्म माने जो, जैसे आत्मा सबसे सूक्ष्मतम है और स्थूल पृथ्वी सबसे अधिक पार्थिव बड़ी है, ठीक है। तो स्थूल सूक्ष्म 2 गुण ऐसे हैं जो हमको पहचानना पड़ेगा कि हमको इसमें से स्थूलता बढ़ रही है तो हमको पृथ्वी तत्व को घटाना है, और सूक्ष्मता बढ़ रही है तो हमको, अगर भौतिक में है तो हमको उसको उठाना है, यानी 5 को टोन भी करना पड़ सकता है। दूसरा क्या है? पराभौतिक में देखिए स्थूल और सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म माने कोई भी विचार दिया जाए तो उस विचार के अंदर जो निहित सूक्ष्म अर्थ है उसको ग्रहण कर सके, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। कई बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है और फिर उधर कहेंगे कि उसकी तो बड़ी मोटी बुद्धि है। मोटी बुद्धि माने स्थूल बुद्धि, जल्दी समझ नहीं पाएगा। एक आध राजनेता को लोग कहते हैं ना कि बड़ी मोटी बुद्धि है, तो कारण यही है, शरीर हमारा स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है। उसी तरह बुद्धि आपकी सूक्ष्म विचारों को ग्रहण कर सके, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। जैसे कोई बोले उसके अंदर निहित जो तत्व है या अर्थ है उसको ग्रहण कर लें। तो इसलिए ये पराभौतिक भौतिक दोनों में इस तरह को हम लोग देखते हैं। फिर पिच्छल विशद क्या है? पिच्छल माने पिच्छल भी वही है कि उसमें हर चीज में जल और पार्थिव तत्व कितनी होगी यह तय करेगा पिच्छल विशद को। विशद अग्नि भी होती है, विशद पार्थिव भी होती है पृथ्वी, और विशद जो है आपका वायु भी होती है। लेकिन पिच्छल चिपचिपा केवल जल का स्वभाव है। पिच्छल माने कोई उसमें, जैसे आपका कफ निकल रहा है तो कफ में कितना निकलना चाहिए, कितना जल होना चाहिए, कितना पृथ्वी तत्व होना चाहिए, तय है। कितना उसका पीएच होना चाहिए, कितना, सारी चीजें पहले तय है। तो यानी कोई नाक से मान आप छींक रहे हैं तो कितना जल निकल रहा है ये बिल्कुल तय है, कितना निकलना चाहिए, उससे अधिक हो रहा है तो कफ पिच्छल कितना है, कितना विशद माने साफ सुथरा पारदर्शी। पिच्छल विशद के बहुत बड़े माने हैं, लेकिन इनका यह है कि पिच्छल और विशद में, विशद माने तो एक ये कि विशद ज्ञान, आप कह सकते हैं बड़ा विशद ज्ञान है, और पिच्छल में यह कि वो कोई जो द्रव निकल रहा है हमारे शरीर से वो उसमें कितना परसेंटेज अग्नि का है, जल पार्थिव का, कितना जल का है, ये हमको देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, रोग में क्या होगा,
रोग जब होते हैं तो कफ में पीला पीला हो जाएगा, अधिक मोटा हो जाएगा, कभी बहुत पारदर्शी होगा, बहुत हल्का हो जाएगा। जो जो चीजें शरीर में, जो चीजें हैं, आपका सीमेन है उसका परसेंटेज तय है कि इतना पिछल होना चाहिए, इतना विशुद्ध होना चाहिए, सारी चीजें उसका कितना पारदर्शी होना चाहिए, कितना पिछल चिपचिपा होना चाहिए, सब चीजें हैं। तो ये इसमें अगर परिवर्तन होता है तो हम मानते हैं कि ये किसी द्रव्य की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछल स्वभाव है जल का, विशद हमने बताया कि वायु का भी है, अग्नि का भी है और उसका भी है। तो इससे हम लोग तय करते हैं कि वर्चुअली बीमारी कहाँ जा रही है अगर ये गुण आ जाए। मृदु कठोर, मृदु माने मार्दव, मृदु माने मृदु मार्दव की बात करता हूं। मृदु माने पीने में मृदुता मतलब मीठा, और मृदु माने सॉफ्ट, दोनों चीजें हैं। तो सॉफ्टनेस भी, आपका कोई ऑर्गन सॉफ्ट है उसको सॉफ्ट होना चाहिए, अगर वो कठोर हो रहा है तो कहीं परिवर्तन आ रहा है। जो ऑर्गन कठोर होना चाहिए उसको सॉफ्ट हो रहा है तो गड़बड़ है। तो यानी ये कठोरता मृदुता भी इन सबके, जैसे पार्थिव कठोर है और मृदु क्या है, आकाश भी है और मृदु जल भी है। देखिए जब मृदु माने मीठा, यहाँ आकाश महाभूत जो है नॉर्मली मृदुता है, मृदुता माने सॉफ्टनेस की बात करता है। तो इनसे भी हम लोग निकालते हैं कि कहीं शरीर की हड्डियां क्या है, ये पार्थिव है, पृथ्वी कठोर है, इनको कठोर होना चाहिए। अब इसमें कहीं होता है कि अगर जल बढ़ना शुरू हो जाए हड्डियों में तो क्या होगा, 30% जल होना चाहिए, 30% से अधिक होगा तो हम बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। और उधर आपका कठोरता बढ़ जाएगी और बहुत कठोर हो जाए तो कहते हैं कि ऑस्टियोपेट्रोसिस, यानी बिल्कुल बोन स्टोन हो जाएगी। तो ये सब इनके आधार पर हम लोग चिकित्सा करते हैं। फिर द्रव्य शांति क्या है, पहचान, देखिए वही पहचान, वही ओरिजिनल कंसंट्रेशन तय है, कितना द्रव, कितना कोई भी केमिकल हमारे शरीर के अंदर है, कितना जो भी कंटेंट है वो उसको कितना लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, कितना हमारा कंसंट्रेशन वाला होना चाहिए, कितना उसका प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हम मानते हैं कि भाई कितना उसका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, कितना घनत्व होना चाहिए। घनत्व माने होता है वजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये घनत्व कहलाता है। तो ये घनत्व सबका तय है कि इतना घनत्व होना चाहिए, अगर उस घनत्व से कम ज्यादा होते हैं तो हम लोग उसको मानते बीमारी है। तो ये इस बीमारी का इलाज हम लोग इस पे कर सकते हैं। अंत में बचा हमारे पास, हम लोग समवाय बता चुके हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बस हमारे पास एक लास्ट है, सरता मैम, नीतू जैन मैम, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? जी सर, जी सर, जी सर, रिवाइज हो रहा है सर, अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर। समवाय हम लोग पढ़ा चुके हैं पहले ही, क्योंकि तभी बताया था। हम लोग आ रहे हैं, बस ये केवल देखिए इसको, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसी के आधार पर बहुत चीजें चिकित्सा में हमको समझनी चाहिए। न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कर्मुकाणि भवन्ति, यानी द्रव्य केवल अपने गुण के प्रभाव से कर्मशील नहीं होते, कर्मुकाणि माने कर्मशील, और न तो केवलम मतलब केवल गुण प्रभावात एव, प्रभावात माने प्रभाव के कारण ही, गुण के प्रभाव के कारण ही द्रव्याणि माने कई द्रव्य, सारे द्रव्यों के लिए द्रव्याणि कहा गया है, सभी द्रव्यों के लिए कर्मुकाणि भवन्ति, केवल नहीं होते, द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात, यहाँ करिएगा संधि विच्छेद, द्रव्याणि माने द्रव्य है, ही माने कंजंक्शन, द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात, वात प्रभाव वद नहीं है, प्रभावाद ता में हलंत लगे तो आगे जोड़ेगा तो प्रभावाद हो जाएगा। द्रव्य प्रभावाद यानी द्रव्य के प्रभाव के कारण, और गुण प्रभावाद यानी गुण के प्रभाव के कारण, द्रव्य फिर द्रव्य के प्रभाव से और गुण के प्रभाव से, और द्रव्य और गुण दोनों के प्रभाव से, प्रभावात च, द्रव्य गुण प्रभावात च,
तस्मिन तस्मिन काले, उस काल में, जिस काल में भी, काल माने समय, तत् तत् अधिकरणम आसाद्य, उस अधिकरण माने घर, उस घर में रहते हुए, ताम ताम च युक्तिमर्थम, ताम ताम उन युक्तिम, युक्ति माने युक्ति को करते हुए, जो हम युक्ति की बात कर रहे थे, युक्तिम अर्थम च तम तम अभिप्रेत्य, उस उद्देश्य के लिए, प्रयोजन के लिए, उस प्रयोजन के लिए जो यत कुर्वन्ति, जो करते हैं, कुर्वन्त माने करते हैं, तत्कर्म, उसे कर्म कहते हैं। ये न कुर्वन्ति, जैसे जिस सिस्टम से या जिस आधार पर करते हैं उसको वीर कहा जाता है, शक्ति कही जाती है, ओज। यत्र कुर्वन्ति, जहां, यत्र माने जहां, यत्र कुर्वन्ति, जहां करते हैं उसको अधिकरण कहा जाता है। यदा, यदा माने जिस काल में, जिस समय, यदा माने जिस समय, कुर्वन्ति वो उसको काल कहा जाता है, और यथा कुर्वन्ति, यथा माने जिस तरीके से करते हैं उसको उपाय कहा जाता है, और यत साध्यन्ति, जो रिजल्ट आता है, यत साध्यन्ति माने जो साधते हैं, जिसको फल के रूप में देते हैं, जिसको परिणाम के रूप में देते हैं, उसको फल कहा जाता है। यानी अर्थ इसका ये है कि ये मत समझिए कि कोई भी द्रव्य केवल अपने प्रभाव के कारण ही कोई काम कर पा रहा है ना। अगर कह रहे हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम से शरीर निर्मित है, तो इस अकेले कोई द्रव्य, न आकाश, न वायु, न अग्नि, न जल, न कोई अपने उससे नहीं। वो कहते हैं कि गुण अपने, न केवल अपने ही नहीं, न केवल अपने गुण प्रभाव से, न केवल द्रव्याण ही न तो केवल द्रव्य के प्रभाव से, न तो गुण के प्रभाव से, और न द्रव्य गुण दोनों के प्रभाव से जो काम कर रहे हैं, यानी इन सब में सबका सामूहिक रूप शामिल है। और केवल द्रव्य कहे कि मैं अपने नहीं, द्रव्य भी शामिल है, द्रव्य का गुण भी शामिल है, द्रव्य का कर्म भी शामिल है, द्रव्य गुण दोनों, द्रव्य का गुण और द्रव्य गुण दोनों। और उस काल की अवधारणा की गई, काल की अवधारणा, अधिकरण माने जो स्ट्रक्चर है वो, उसकी अवधारणा भी दी। अधिकरण माने जो हम लोग वहां पढ़ते थे वो यहाँ पर अधिकरण है। अधिकरण माने स्ट्रक्चर, घर, जिस घर में घर हुआ ना सर, अधिकरण, घर, अधिकरण करने, घर मतलब अधिकरण हमारा ये कहना है यहाँ पर ये है स्टमक, तो वो अधिकरण है। और उस युक्ति को करते हुए कौन कौन उपाय कर रहा है, और कौन कौन किस उद्देश्य, प्रयोजन से कर रहा है, वो भी प्रयोजन भी शामिल है। जो करते हैं वो कर्म है। तो ये महत्ता बताई गई है, गुण, कर्म और द्रव्य गुण कर्म तीनों के प्रभाव बताई गई है। तो इसलिए ये जो, और प्लस काल, उपाय, इन सब के आधार पर जो करते हैं वो फल है। तो उसका अर्थ अंतर्निहित ये है कि केवल ये नहीं कह सकते कि गुण अपने प्रभाव से ही सब काम कर रहा है। गुण सारे शरीर में जो चीजें हैं इनके प्रभाव से काम कर रहा है। और इसीलिए जब कभी हम रिएक्शन करते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो कभी हम द्रव्य को ट्रीट करते हैं, कभी हम द्रव्य के गुण को ट्रीट करते हैं, कभी द्रव्य के कर्म को ट्रीट करते हैं। और काल को हम लोग कभी काल लेते नहीं, काल लेते हैं, उपाय तो करते ही हैं। जिस अधिकरण में है उस अधिकरण की बात करते हैं कि भाई इस जगह हमको ये एक्शन लेना है। तो ये हम लोग का बहुत बड़ा आयुर्वेद का बड़ा श्लोक है, और इसको जितना पढ़ेंगे उतना आपको ये वही बस यहीं पर आकर के हमारा समाप्त हो जाए। ठीक, तो ये हम लोगों का तो हम लोग जो है यहाँ पर अभी रोकते हैं। रेखा पाटवाल जी आ चुकी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। नमस्कार सर, प्रणाम सर। प्रणाम। नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक की। तो हम लोग खेमका सर को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने ये सिस्टम को इस एस्पस के माध्यम से ये ज्ञान दिया हम लोगों को, और हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने में आगे दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमारा जो मूल उद्देश्य है
अपने अपनी सेवा तो ही है, लेकिन हमको जन सेवा माने लौकिक संसार में जो भी है उसकी सेवा करने का हमारा धर्म है। और उस धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने जो अपने कुछ मोटो बनाए, उन मोटो का अगर हम पालन कर सकें तो अल्टीमेटली मानवता की रक्षा हो सकेगी और हम लोग भी अपने पीड़ा से बच सकेंगे। तो उनका जो मोटो है उसको याद करते हैं पुनः, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग। थैंक यू सर। कैसे हो रेखा मैम? बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आपकी तो अच्छा। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। हाँ, कभी ले पाती हूँ, कभी नहीं ले पाती हूँ, ऐसे ही रहता है। हाँ, मैं तो खैर वो छोटे बच्चे की वजह से ना इतना अब कर नहीं पा रही हूँ। छोटा बच्चा कौन? मेरी पोती हो गई ना। अरे वाह! बधाई हो आपको बहुत-बहुत। हाँ। अब मैं नानी भी बन गई हूँ, दादी भी बन गई हूँ। अरे वाह! डबल बधाई हो फिर तो आपको। डबल। तो अच्छा वो टाइम थोड़ा अच्छा अब रिकॉर्डिंग चल रही है, अपन बाद में बात करते हैं, है ना? हाँ जी, ठीक है।